अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क का 17th एजुकेशनल सेशन है, जिसका टॉपिक है लिवर डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। और आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर नादिया वहीद, जो कि माशाल्लाह से पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं, और इस वक्त जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पिम्स इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। पहले इनका सेशन होगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए उनके आंसर्स होंगे। जी डॉक्टर नादिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपका सर्दियाँ अच्छी गुजर रही होंगी और आपके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सही होंगे। आज हम बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे जिगर को क्यों खराब करता है। जैसे आप जानते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक सिस्टमिक डिजीज है। ये हमारे जिस्म में उन सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है जिनमें डक्ट नालियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इन डक्ट्स का, इन नालियों का काम होता है सिक्रीशंस को निकालना बॉडी से। जैसे हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, या जिस तरह फेफड़ों में, ज़ुबिया प्लीज चेंज द स्लाइड। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े में नालियां होती हैं। इन नालियों ने म्यूकस सिक्रीशंस करनी है और इन सिक्रीशंस ने बाहर निकलना है, जिस तरह स्पूटम है। इसी तरह हमारे हाजमे का सारा निज़ाम है। हाजमे के निज़ाम में भी नालियां होती हैं, डक्ट्स होती हैं, सिक्रीशंस निकलनी होती हैं, म्यूकस निकलना होता है। तो जहाँ जहाँ डक्ट्स, म्यूकस, सिक्रीशंस की बात आएगी, वहाँ वो सब सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह फिर आ जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनमें भी डक्ट्स होती हैं, नालियां होती हैं, सिक्रीशंस होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में सिस्टिक फाइब्रोसिस में मुतासिर होती हैं। इसी तरह जिगर में भी नालियां होती हैं, हम उन्हें कहते हैं बाइल डक्ट्स, इसलिए हमारा जिगर मुतासिर होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर लेट्स सपोज 100 बच्चे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, तो रेंज है कि सारे बच्चों को नहीं, कि सारे बच्चों के जिगर नहीं इन्वॉल्व होता। उसमें से एक रेंज है। कई ममालिक में इस तरह है कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चों को कि जिगर मुतासिर हुए हैं, और कहीं पे ये परसेंटेज 37 तक जा सकती है। हम एवरेज ले लेते हैं कि 10 to 15% बच्चे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के होते हैं, उनमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे जाके हो जाती है। ये हम डिस्कस करेंगे कि यूजुअली कहते हैं कि फर्स्ट डेकेड के बाद होती है, लेकिन बाज बच्चों में जो है तो विद इन फर्स्ट डेकेड भी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नालियां होती हैं, सिक्रीशंस होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरह ये जिस तरह येलो सारा लिवर है और जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है, हम इन्हें कहते हैं बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स जो है, इन्होंने सिक्रीशंस करनी होती हैं, टॉक्सिक मटेरियल निकालने होते हैं, इन्होंने सब कुछ जो है तो आंत में डालना होता है। लेट्स सपोज यूरिया बन रहा है, हम नाइट्रोजन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, ये हजम हो रहा है, हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं। जब एक दफा ये यूटिलाइज हो जाता है सारा, फिर इसने इन ग्रीन डक्ट्स के थ्रू रिलीज होना होता है, सिक्रेट होना होता है, एक्सक्रीट होना होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपनी सिक्रीशंस होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की अपनी सिक्रीशंस होती हैं। इन सब के ऊपर जो जीन है CFTR एक्सप्रेस होता है। इसका एक काम क्या होता है, क्लोराइड और बाइकार्ब आयंस की एक्सचेंज करना। इस एक्सचेंज की सूरत में सिक्रीशंस थिन होती हैं, उनके अंदर वाटर इंक्लूड हो जाता है और फिर वो इजीली फ्लो करती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड सुबिया। जैसे आप देखें, ये मैंने एक डायग्रामेटिकली बनाया है। ग्रीन वाला लेफ्ट राइट साइड पे देखिएगा कि लेट्स सपोज ये जो सेमी सर्कुलर सराउंड सा है, ये आपका किचन है, इसमें आपने एक सूप बनाया है।
फिर ये लेकिन ये सूप आपसे थिक बन गया है और इस सूप को आपने फ्लो कराना है इस नाली में से। अगर साइड्स पे टैप वाटर ना लगे हों और इनके अंदर पानी ना हो तो ये सारे का सारा सूप आपके किचन में रह जाएगा और वो इस लाइन में से, इस पाइप में से फ्लो नहीं करेगा और इस किचन के अंदर रह जाएगा। और फिर क्या होगा कि इसके सराउंडिंग सारा एरिया जो है तो वो आपका डर्टी होना, स्मेली होना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज हमारे जिगर में भी स्टार्ट होती है कि जब सिक्रीशंस फ्लो नहीं करती। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट स्लाइड। जब फ्लो नहीं करती तो वहां पे स्टेसिस स्टार्ट कर देती है, वहां पे रुक जाती है, वहीं पे डक्ट को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है। तो अब देखें ये जो ग्रीन छोटे 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 बॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, फिर लिवर के अंदर उनके सराउंडिंग एरिया में देखें तो इन्फ्लेमेशन, सोजिश आपको नजर आ रही है। तो ये क्यों हुआ कि इस सब ग्रीन बाइल ने एक्सक्रीट होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ड्यू टू थिकन्ड बाइल वो वहां पे स्टेसिस हो गई है उसकी और वहां पे ब्लॉकेज हो गई है। अब डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से सराउंडिंग जो लिवर का पेरेन्काइमा है, सराउंडिंग जो लिवर का टिश्यू है, वो इन्फ्लेम्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब ये इन्फ्लेमेशन डिपेंड करती है कि किस में कितनी जल्दी होगी, किस में बर्थ में स्टार्ट हो जाएगी, किस में 5 इयर्स के बाद होगी, किस में 10 इयर्स के बाद होगी। लेकिन ये जो लिवर के अंदर आपको राउंड राउंड बॉल्स जो चॉकलेट कलर के नजर आ रहे हैं, ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और फिर इसकी ग्रेडिंग भी है। शुरू में क्या होता है कि यहाँ पे एज ए रिएक्शन फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं स्टीटोसिस हो रहा है। फिर यही स्टीटोसिस बढ़ता बढ़ता स्टीटोहेपेटाइटिस और स्वेलिंग कर देता है लिवर की। स्टीटोहेपेटाइटिस के बाद जो है तो इसने थर्ड और लास्ट स्टेज पे सिरोसिस करना होता है, जिसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, लिवर बहुत डैमेज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है एज पे कि किस एज पे ये कब होगा। एक तो जेंडर पे डिपेंड करेगा, एक अंडरलाइन जेनेटिक पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जुबिया। और हिस्ट्री ऑफ मेकोनियम आइलियस पे और एक्सोपेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी पे। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि स्टेसिस तो हो जाती है, ब्लॉक तो हो गई एक डक्ट, एक नाली तो ब्लॉक हो गई है। अब उस ब्लॉकेज की वजह से जो सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लेमेशन और खराबी स्टार्ट होगी, वो डिपेंड कर, उसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए। और वो फैक्टर्स क्या हैं कि लेट्स सपोज किसी में एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो रही है, तो वो क्या करेगा कि इस इन्फ्लेमेशन को ऑगमेंट करेगा, वो जो स्टीटोसिस होगा उस चीज को ऑगमेंट करेगा। इसी तरह अगर किसी में हिस्ट्री ऑफ मेकोनियम आइलियस है कि सून आफ्टर बर्थ जो है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ी या उसको इंटरवेंशन करनी पड़ी फॉर मेकोनियम आइलियस, तो इसका मतलब है कि उसकी सिक्रीशंस, उसकी सारी सिक्रीशंस इतनी थिकन थी कि उसमें स्टेसिस और इन्फ्लेमेशन का अमल सिंस बर्थ ही स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह मेल सेक्स का ये है कि फीमेल में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। ईस्ट्रोजन थोड़ा सा लिवर के लिए एक प्रोटेक्टिव चीज प्रोवाइड करते हैं जो कि मेल सेक्स में नहीं होती। जैसे स्टीटोसिस जो फर्स्ट हमने कहा स्टेप होता है खराबी का, उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं, जबकि मेल सेक्स में ये नहीं होता तो उसमें ये ऑगमेंट हो जाता है। अब ये हम कह रहे थे कि ये जब लिवर डिजीज हो जाती है तो ये प्रेजेंट कैसे करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है, कुछ बच्चों में तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप उसको एग्जामिन करेंगे, लिवर भी ठीक होगा, लिवर के एंजाइम्स भी ठीक होंगे, उनको कुछ यरकान भी नहीं होगा, जॉन्डिस भी नहीं होगा, आंखें भी पीली नहीं होंगी। तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, दो के अंडरलाइंग छोटी छोटी चेंजेस चल रही होती हैं, लेकिन एपरेंटली बच्चों को कुछ होता नहीं है। और कुछ बच्चे सिर्फ आपके पास प्रेजेंट होंगे कि उनका लिवर थोड़ा सा इनलार्ज है, जिगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर कुछ बच्चों में सिर्फ उनके जो हैं तो
लिवर के जो टेस्ट एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ट्रांसएमिनेजेस कहते हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कुछ में जो है तो सही ओवर्ट लिवर डिजीज होगी जिसमें उनका जिगर भी बढ़ जाएगा, स्प्लीन तिल्ली भी बढ़ जाएगी और बाकी जिगर के सारा यरकान भी आ जाएगा। ये सब सूरत हाल हो जाएंगी। लेकिन ये सारे बच्चों में एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों में बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता और कुछ बच्चों में जो है तो बहुत ओवर्ट लिवर डिजीज हो जाती है। अगर एक पेपर से मैं देख रही थी कि किस तरह कितने परसेंट क्या चांस होता है कि लिवर डिजीज जो है तो उनमें होनी। ये फिगर्स मैंने एक इंटरनेशनल पेपर से लिए हैं जिसमें था, नेक्स्ट स्लाइड, कि मेजॉरिटी हमने कहा था कि टोटल है 37% पेशेंट्स में जो है तो लिवर डिजीज हो सकती है और सिर्फ एसिम्टोमेटिक उनमें कुछ भी नहीं है, हल्के फुल्के उनके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हैं। तो मेजॉरिटी बच्चे ऐसे थे कि जिनके सिर्फ ट्रांसएमिनेजेस एलिवेटेड थे। और फिर कुछ में जो है तो स्टीटोसिस था, कुछ में बिलियरी सिरोसिस था। ये मैं आपको, ये टर्म्स हैं, डॉक्टर्स की टर्म हैं जो कि हिस्टोपैथोलॉजी पे पता चलती हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह प्रेजेंटेशन हो सकती है लिवर डिजीज की बच्चों में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब देखना कैसे है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा आपके बच्चे को तो उसका सिर्फ जिगर बढ़ा हुआ मिलेगा, उसको सिर्फ हेपेटोमेगली होगी। कुछ बच्चे जॉन्डिस के साथ आएंगे और फिर पता चलेगा कि जिगर भी बढ़ गया है, तिल्ली भी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलेगा कि उसको लिवर डिजीज है कि नहीं है। और एक दफा अगर जिगर मिल जाए तो जिगर के साथ साथ फिर सब कुछ देखना पड़ता है। लिवर डिजीज की कुछ स्पेसिफिक अपनी अलामात होती हैं जिनको हम कहते हैं कि क्लबिंग होती है, फिर एक्ट्रेस होता है, फिर स्पाइडर नेवाई होते हैं। वो बहुत एडवांस्ड लिवर डिजीज में होते हैं। लेकिन यूजुअली किसी बच्चे में कोई अलामात ना हो तो हमें उसको सिर्फ जिगर के आया उसकी जिगर का साइज नॉर्मल है या नॉर्मल से बड़ा हुआ है। नॉर्मल जिगर का साइज जो हम कहते हैं 2 साल के बाद बच्चे में अगर 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका जिगर इनलार्ज है। और ये डॉक्टर आराम से आपको बता सकता है एग्जामिनेशन पे भी। फिर इसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यूजुअली हम ट्रांसएमिनेजेस से फॉलो करते हैं। एक होता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एक होता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। बच्चों में इनकी जो लिमिट है वो एडल्ट से डिफरेंट है। हमने जो कट ऑफ बच्चों में रखा हुआ है, फीमेल में इट्स 55 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर और मेल में जो है तो 60 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और एएसटी की जो फीमेल में लिमिट्स, फीमेल यानी गर्ल्स में लिमिट है वो 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर और मेल में जो है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर ये एंजाइम्स एलिवेटेड हों फिर हम लिवर बायोकेमिकल पूरा पैनल है जिसमें हम देखते हैं टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जिसको आम जबान में जीजीटी कहते हैं ये कितना है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कितना है, फिर पीटी आईएनआर और सीरम एल्बुमिन जो कि लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस में आते हैं, इनको हम देखते हैं। फिर इससे फर्दर डिजीज को मॉनिटर करते हैं। लेकिन यूजुअली शुरू में जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं वो ट्रांसएमिनेजेस ही होते हैं। फिर इसके बाद हम रेडियोलॉजी भी देखते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक तो हमें जिगर का साइज बता देता है कि जिगर जो है नॉर्मल साइज से बड़ा हुआ है या सेम है। दूसरा ये हमें बताता है उसके टेक्सचर का, जिगर जो है तो नॉर्मल होमोजेनस टेक्सचर है या उसका टेक्सचर जो है तो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, कोई इसमें फैटी चेंज आ रही है, कोई हेट्रोजेनस चेंज हो गया है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद एक होती है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी जो है तो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस देती है, ये इंटरवेंशन है। ये जो है तो ये यूजुअली स्टार्ट में नहीं करते, यूजुअली हमने स्टेज ऑफ डिजीज के लिए देखना होता है कि लिवर
आया उसमें स्टीटोहेपेटाइटिस हो गया है, या उसमें सिरोसिस का एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए फिर हम जाके लिवर बायोप्सी करते हैं। तो यूजुअली अगर किसी भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे को लिवर डिजीज के लिए देखना हो तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उसके लिवर का साइज चेक किया जाता है और यरकान के लिए चेक किया जाता है। और दूसरा जो है तो एलिवेटेड ट्रांसएमिनेजेस हैं, जिनको यूजुअली आम जबान में हम ALT कहते हैं, और इसके नॉर्मल लेवल से 3 टाइम्स एलिवेटेड होने चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये जिगर जो है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फिर एक दफा जब आपने देख लिया कि जिगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा है, उसका जिगर भी बढ़ गया है, उसके ट्रांसएमिनेजेस भी बढ़े हुए हैं, फिर हम पूरा पैनल करवाते हैं। पूरे पैनल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ALT/AST करा दिया, टोटल एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज होता है, एल्ब्यूमिन होता है, कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज होता है। फिर हम इससे फर्दर बच्चे को ये पूरा पैनल ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट है, इससे हम फर्दर फॉलो करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ट्रीटमेंट पे था कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि मेन प्रॉब्लम होती है कि डक्ट्स हैं, डक्ट में से बाइल फ्लो नहीं कर रही। हम अगर उस बाइल को फ्लो कराना स्टार्ट कर दें तो मींस के हम जिगर के डैमेज को कम कर सकते हैं। इसी तरह इसी मकसद के लिए ड्रग बनाई गई है जिसे हम कहते हैं उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये डिफरेंट नाम से अवेलेबल है पाकिस्तान में, उर्सो के नाम से, एक्टिबाइल के नाम से और उर्सोफॉक के नाम से। टैबलेट्स भी हैं और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, और वेट के मुताबिक इसको देते हैं और इसके काफी अच्छे इफेक्ट हैं। दो कि ये परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ये बाइल को थिन करके और उसको फ्लो कराने में और उसको स्टेसिस से रोकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाने से रोकता है। तो ये जो है तो हम सबसे पहले इन बच्चों में जिनमें लिवर डैमेज होने के असरात हमें मिल जाते हैं, हम उनको स्टार्ट करा देते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी कि स्टेसिस, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के तो बच्चे हैं, CFTR जीन उनका काम नहीं कर रहा, सिक्रीशंस तो उनकी हर जगह थिक बन रही हैं, जो भी डक्ट्स ले लें, जो भी ग्लैंड्स ले लें, थिक बन रही हैं। तो हर ऑर्गन में या हर टिश्यू में कहीं ना कहीं डैमेज तो स्टार्ट हो जाता है। किसी के लंग्स पहले आ जाते हैं, किसी का डायरिया पहले आ जाता है, किसी का पेंक्रियास पहले इफेक्ट हो जाता है। तो डैमेज तो हर ऑर्गन में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उस डैमेज को जो चीज एक्सेलरेट कर दे, उस डैमेज को जल्दी कर दे, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो देखे गए हैं कि बैलेंस डाइट जो है तो लिवर डैमेज को कम करता है, प्रिवेंट कर सकता है। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि जब बाइल ब्लॉकेज हो जाती है जहाँ पे, तो उस ब्लॉकेज के सराउंडिंग में जो लिवर की पैरेन्काइमा होता है, फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन, स्टेसिस, स्टीटोसिस सब स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बैलेंस डाइट है, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब बराबर हैं, तो फिर वो डैमेज कम होगा। इसी तरह ये भी देखा गया है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिसमें हम ओमेगा 3 का खास तौर पे जिक्र करते हैं, कि ये भी इस डैमेज को प्रिवेंट करता है। और इसी तरह मैं तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जितने भी बच्चे हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के हैं और जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, मैं तो टर्मरिक, जो कि हमारी ग्रैंड मदर्स भी बताती थी कि है, और वाकई इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोलेरेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये जो है तो अगर हम अपने बच्चों को टर्मरिक अगर छोटी सी एक चुटकी भी उनकी डाइट में ऐड कर दें तो ये काफी इफेक्टिव होगी उनके लिए। तो ये है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमने देखा कि जिगर इन्वॉल्व होता है, और क्यों इन्वॉल्व होता है ये भी हमने देख लिया, और उसको हम कम भी कर सकते हैं, और वो एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको ट्रीट भी कर सकते हैं।
अब एक एडवांस जो लिवर डिजीज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एडवांस लिवर डिजीज जब हो जाती है, जिसको हम फिर क्रोनिक लिवर डिजीज कहेंगे, उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसके लिए क्या ड्रग्स हैं और उसके लिए क्या प्लान करना है। तो इसके बाद देखें, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, हम उनके लिए देखते हैं। Thank you very much. Thank you very much, Dr. Nadia. It was a pleasure to have you in our session. Thank you for accepting our invitation to give the talk. Allah Ta'ala आपको ज़ाय खैर दे और सब बच्चों के लिए बेहतर करे। और in particular, thanks for the audience for coming here. और सबसे ज़्यादा मैं अपने very senior respected professor स्माया नईमुल्लाह की जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे सेशन में हैं। तो very senior professional respiratory pediatrician हैं from रावलपिंडी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का भी, और we look forward to working with you in the future as well, and please do guide us as well how we can make lives of CF children better in Pakistan, and in particular in Islamabad and Rawalpindi area.